हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम रायणे बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका राम रायणे बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम ये जो सेशन करने जा रहे हैं इसमें हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 9th क्लास के लिए, और वो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एज यू नो, सेल जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। वो क्यों है, ठीक है ना, सेल को कैसे स्टडी करेंगे, सेल की जो डिस्कवरी है वो कैसे हम कर पाए, वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा सेल को खोजने में, और वो कौन से इक्विपमेंट थे, ठीक है ना, वो सारे आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से इस लेक्चर को, इस सेक्शन को सुनेंगे, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरह के होते हैं। एज यू नो, जो ऑर्गेनिज्म हैं दे लुक्स डिफरेंट एंड क्लासिफाइड एज, जैसे हमारे पास देखते हैं कि प्रोटिस्ट दिखते हैं, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म हैं और वो हमें डिफरेंट दिखाई देते हैं। जैसे हमारे पास बैक्टीरिया डिफरेंट दिखाई देता है, प्रोटिस्ट डिफरेंट दिखाई देता है, फंगाई डिफरेंट दिखाई देता है, प्लांट्स डिफरेंट और एनिमल डिफरेंट। फिर अगर हम बात करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म मैंने आपके सामने नाम रखे हैं, दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट। और किससे बने होते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिट? दैट इज सेल, जिसके ऊपर हमारा आज पूरा सेशन होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। देखिए बच्चों, इन सम केसेस यहां पर हम देखते हैं कि सिंगल सेल मीन्स एक ही सेल प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है ना, और वो एंटायर ऑर्गेनिज्म कहलाता है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोल देंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पूरा डिफाइन अगर करना हो, सिंगल सेल फंक्शन एज एंटायर ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम उसको कह दे देंगे। तो एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे पास? बैक्टीरिया है, अमीबा है एंड पैरामीशियम है, ठीक है ना। इन अदर मैनी यू कैन से ऑर्गेनिजम्स की एक से ज्यादा सेल्स ग्रुप करके टुगेदर होके, ठीक है ना, वेरियस बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जो सेल्स हैं दे यूनाइट टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यू यूनाइट टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स यूनाइट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम यूनाइट टू फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल यूनाइट टू फॉर्म टिश्यू, तो टिश्यू लेवल के होंगे, या टिश्यू यूनाइट टू फॉर्म ऑर्गन या ऑर्गन लेवल के होंगे, या ऑर्गन यूनाइट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, या वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। मीन्स जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म होंगे दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानेंगे। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डू दीज ऑर्गेनिजम्स हैव सेल? कि ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं कि इनके अंदर सेल्स क्यों होते हैं? वेरी सिंपल आंसर, यू कैन सी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आप सभी जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म की हम जब बात करते हैं कि वहां पर दो प्रोसेसेस चलती हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ द यू कैन से मॉलिक्यूल। तो इनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं कि ह्यूमन सेल्स के अंदर या जितने भी ऑर्गेनिज्म सेल्स होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, इन्हें बैलेंस्ड एनवायरनमेंट की एक बैलेंस वे में चल रहा है टू सस्टेन लाइफ। दैट इज सेल्स एक्ट एज ए लाइफ सपोर्टिंग चैम्बर्स, की जो सेल हैं वो एक लाइफ को सपोर्ट करने वाले चैम्बर्स की तरह हैं, एंड प्रोवाइड देम सच एज बैलेंस्ड एनवायरनमेंट, और एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट यहां पे प्रोवाइड करते हैं। एंड एवरी लिविंग सेल्स कीप्स इट्स कंपोजिशन स्टडी, और हम ये भी जानते हैं कि जितने भी सेल्स हम देखते हैं वो अपने एनवायरनमेंट को एक स्टडी स्टेट में रखता है विद इन इट्स बाउंड्री, एंड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज इन ए डिजायर्ड मैनर, कि एक डिजायर्ड मैनर में सारी एक्टिविटीज को करने में हेल्पफुल होता है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि द सेल इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों यहां पे आपको क्वेश्चन बनता है कि व्हाई सेल इज कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो हम
क्या करेंगे आंसर यहां पे? हमारा जवाब यही होगा कि एवरी लिविंग सेल कीप्स इट्स कंपोजिशन स्टडी विद इन इट्स बाउंड्री एंड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इन डिजायर्ड मैनर। तो बच्चों अब हम जो नेक्स्ट यहां पर शुरू करने वाले हैं वो है कि हमारे पास जो सेल है कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो हम जरा जान लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल। देखिए बच्चों, जब भी हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो हमारे पास जो रॉबर्ट हुक है, ही इज द फेमस साइंटिस्ट हु इज क्रेडिटेड, यू कैन से, फर्स्ट टाइम ही हैज सीन द सेल, कि सबसे पहले जो सेल ऑब्जर्व किया था इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बड़ा ही फेमस साइंटिस्ट। ठीक है ना। और इसने ही इस टर्म को सबसे पहले सेल को इंट्रोड्यूस किया। इसने एक बुक लिखी, उसको पब्लिश किया माइक्रोग्राफिया के अंदर, बड़ी फेमस बुक है माइक्रोग्राफिया। फर्स्ट टाइम जो सेल टर्म दी गई इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक एंड पब्लिश्ड इन 1665। आफ्टर दैट उसने ये सेल देखा कहाँ पे, उसने क्या किया, जो कोर्क होते हैं ना बच्चों हमारे पास, जो हम देखते हैं ना प्लांट्स होते हैं, उसकी जो आउटर कवरिंग जिसको हम बार्क बोलते हैं, और उसने बार्क कौन सी ली थी? स्पेनिश ओक ट्री होती है जिसका नाम है क्वर्कस ट्री। ये क्वर्कस ट्री है, इसकी इसने कोर्क लिया, उस कोर्क के अंदर इसने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया, सेल को ऑब्जर्व किया। और उसने ये भी देखा कि जो ये जो स्ट्रक्चर होता है सेल इस कोर्क का, ये रिजेंबल करता है, ठीक है ना, कोर्क सेल का जो स्ट्रक्चर है इट रिजेंबल विद द हनी कोम्ब, हनी कोम्ब के स्ट्रक्चर के साथ रिजेंबल करता है। हनी कोम्ब में क्या होता है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए छोटे छोटे। तो इसी तरह से उसने जब थिन स्लाइस कोर्क को देखा, थिन स्लाइस ऑफ कोर्क को देखा, वहां पर भी स्मॉल स्मॉल चैम्बर्स दिखाई दिए। दीज आर डेड सेल्स, और उसने देखा कि ये डेड सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये डेड सेल्स इसलिए क्योंकि उन्होंने उनके अंदर जो लिविंग कंटेंट होता है वो उन्होंने लॉस्ट कर दिया। लिविंग कंटेंट क्या होता है, जैसे हम कहते हैं आज की डेट में हम तो जानते हैं कि इट वाज प्रोटोप्लास्ट, कि जब सेल मर जाता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों खत्म हो जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं। तो उसको उन्हें बोला लिविंग कंटेंट वहां पर नहीं था, दीज आर डेड सेल्स एंड ही नेम्ड देम लिटिल रूम, और उसने उसको लिटिल रूम का नाम दिया था, और आज हम जिसको सेल के रूप में जानते हैं। उसके बाद जो सेकंड कंट्रीब्यूशन है इट वाज एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सीन, यू कैन से, लिविंग सेल। इसने पहला लिविंग सेल देखा एंड उसने पहले क्या किया, पहले तो एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया अच्छी क्वालिटी का, ठीक है ना, जिससे वो सेल को देख पाए। एंड फर्स्ट टाइम उसने एक फ्री लिविंग सेल को देखा, किसको देखा, एक बैक्टीरिया को देखा सबसे पहले इन 1674। उसके बाद उसने कई लिविंग सेल देखे, जैसे उसने प्रोटोजोन्स को देखा, उसके बाद उसने ह्यूमन आरबीसीज मीन्स रेड ब्लड सेल्स, मीन्स हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होती हैं उनको इसने ऑब्जर्व किया, और इवन जो ह्यूमन का स्पर्म होता है उसको एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने ऑब्जर्व किया। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया कि सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और किस में देखा, ऑर्चिड रूट ऑफ द सेल, कि जो ऑर्चिड होता है प्लांट, उसके रूट लिया और रूट से सेल्स निकाले और उसके अंदर उसने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। एंड ही फाउंड दैट सेल्स आल्सो सराउंडेड बाय ए लिमिटिंग स्ट्रक्चर, कि सेल को लिमिट करने वाला स्ट्रक्चर भी होता है, जिसको क्या नाम देते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है हमारे पास इन 1835 फ्रेंच जोलॉजिस्ट डुजार्दिन, ठीक है ना, डिस्कवर्ड ए सेमी फ्लूइड। उसने एक सेमी फ्लूइड, एक लिक्विड फाइंड आउट किया, किसके अंदर, प्रोटोजोन सेल के अंदर, और उसने नाम दिया इसका सारकोड। क्या नाम दिया, सारकोड इज द नेम गिवन टू दैट पर्टिकुलर लिक्विड विच ही फाउंड इन ए प्रोटोजोन, ठीक है ना। आफ्टर दैट जो हमारे पास J.E. परकिंजे हैं सर, इन्होंने 1840 के अंदर इन्होंने सिमिलर तरह का एक मटेरियल, लिविंग मटेरियल जिसको हम कहते हैं, प्लांट सेल के अंदर ऑब्जर्व किया। सिमिलर काइंड ऑफ जो डुराजिन को मिला था, जिसने उसने सारकोड नाम दिया था, इसी से मिलता जुलता मटेरियल इसने प्लांट सेल के अंदर फाइंड आउट किया और उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बच्चों हम किसको कहते हैं, जैसे कि आज की डेट में हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर होता है, और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म,
इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी ही विच इज यू कैन से डन बाय J.E. परकिंजे सर। उसके बाद सेल थ्योरी हमारे पास आई। अब सेल थ्योरी की खोज कैसे हुई, कि सेल थ्योरी क्या कहती है कि दो साइंटिस्ट है हमारे पास, एक बोटनिस्ट है जिसने प्लांट सेल्स के ऊपर काम किया और एक हमारे पास जोलॉजिस्ट है जिसने एनिमल सेल के ऊपर काम किया। M.J. स्केलेडन सर जो कि एक बोटनिस्ट है 1838, उन्होंने बहुत सारे तरह के प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद उनको क्या मिला कि एक प्लांट सेल के अंदर क्या क्या चीजें उसने देखी कि उनके पास एक सेल वॉल होती है, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये उन्होंने फाइंड आउट किए। एंड सिमिलर ऑब्जर्वेशन वाज डन बाय T. Swain। ही वर्कड ऑन द एनिमल सेल्स एंड ही आल्सो फाउंड द सिमिलर लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन and other cell organelles they are present in the cell, but in the findings of these two scientists the common difference is that कि सेल वॉल कि जो प्लांट सेल्स होते हैं और जो एनिमल सेल्स हैं वो सेल वॉल को लेके डिफरेंट होते हैं। बाकी उनमें जितने भी यू कैन से स्ट्रक्चर्स हैं मोर और लेस दे आर वेरी सिमिलर। एंड उनकी इन फाइंडिंग्स की वजह से हमें एक बेस मिला जिसको सेल थ्योरी नाम दिया गया। और सेल थ्योरी क्या स्टेट करती है, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे मिलते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सेल से मिलके बने हुए हैं एंड देयर प्रोडक्ट्स। लेकिन इसका ड्रॉबैक यहाँ पर ये रहा कि जब इनसे सवाल किया गया कि जो नए सेल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो ये उसका जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन 1858 एक बायोलॉजिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने क्या काम किया, एक आइडिया दिया ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसको ध्यान रखना है, क्या है ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सॉरी लिविंग सेल्स हैं, दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नए सेल्स आ रहे हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं नए, ठीक है ना, वो कहां से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल थ्योरी। हमारे पास हैकल इन 1866 बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन्होंने की कि हम ये देखते हैं कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैसे आगे ट्रांसफर होती है और सेल के अंदर वो कहाँ स्टोर रहती है। तो इसने देखा कि इट इज द न्यूक्लियस वेयर दिस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर्स एंड ट्रांसमिट, कि न्यूक्लियस के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है और यहीं से वो आगे जाती है। हेरिडिटरी का मतलब होता है कि जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं, ठीक है ना, वो कैसे आगे प्रोजेनी में जा रहे हैं या आगे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। दीज आर यू कैन से स्टोर इन द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के थ्रू ही आगे ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मैं ये कहता हूँ कि जिसने पूरी की पूरी जो साइंस है उसी को बदल दिया। क्यों, पहले हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप होता था जिसकी वजह से हम इतने अल्ट्रा स्ट्रक्चर में सेल की इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द क्रेडिट गोज टू मिस्टर कनॉल एंड रस्का, ठीक है ना, ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दैट एंड इन 1940 दे डिस्कवर्ड इट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने बेटे अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमें दिए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स थे सेल के और जो वेरियस सेल ऑर्गेनेलिज थी उनके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी कर पाए, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो बच्चों आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम एक डिफरेंस आज करते हैं। देखिए सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस आपको बताया जा चुका है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, की यूनिसेलुलर में एक ही सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी लाइफ की एक्टिविटीज़, कि सिंगल सेल के अंदर जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक सिंगल सेल ही करता है। लेकिन इसमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ जो सिंगल सेल है या तो वो एक फंक्शन करता है या फ्यू फंक्शंस एक्टिविटीज़ करता है। कैसे कि जैसे हम देखते हैं लीवर है, लीवर का काम बाइल जूस प्रोड्यूस करना है और कोई काम नहीं करता,
ठीक है ना, या कुछ सेल्स ऐसे होते हैं वो कोई दूसरा फंक्शन करते हैं। इस तरह हमारे पर्टिकुलर जो आइज हैं, आइज के जो सेल्स हैं वो देखने में काम करते हैं, यानी कि हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, अब जैसे हमारे ईयर्स हैं वो सुनने का काम करते हैं, तो वो सेल्स सिर्फ वही है, कुछ रिसेप्टिविटी का जो हमारे जो हम स्मेल करते हैं, जो हमारे ऑल्फैक्टो रिसेप्टर लगे हुए हैं तो वो सिर्फ सूंघने का काम करेंगे, मीन्स स्मेल करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आता है डिफरेंस, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर एज सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज, की डिवीजन ऑफ लेबर की वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सारा काम सिंगल सेल ही करता है। लेकिन जब मोर देन या नंबर ऑफ सेल्स का नंबर ज़्यादा होगा, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन होगा, टिश्यू लेवल होगा, ऑर्गन लेवल होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, तो वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा कि हर ऑर्गन अपना अपना काम करेगा। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एग्जांपल लो, माउथ का काम डिफरेंट होता है, इज़ोफेगस का काम डिफरेंट होता है, स्टमक का काम डिफरेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम डिफरेंट होता है। इसका मतलब देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। नाउ सिंगल सेल इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। और जब एक सेल डिवाइड करता है, ठीक है, जैसे आप अमीबा का डिवीजन आप पढ़ते हैं, अमीबा क्या करता है, एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए नए, वो उसका रिप्रोडक्शन का तरीका, मीन्स सेल डिवीजन इटसेल्फ मीन्स रिप्रोडक्शन है वहाँ पे, कि जो सेल डिवीजन है वो ही वहाँ पर रिप्रोडक्शन का तरीका हो जाता है। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, वहाँ पर जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स का मतलब होता है गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स, गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स। अब वो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स से अगर हम मेल की बात करते हैं, मेल में क्या होता है, टेस्टिस होते हैं, और अगर हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में ओवरी होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। और एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया, अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम एटसेट्रा। और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं वहां पर फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में बच्चों हम इतना ही करेंगे। अगला जो सेशन हमारा होगा पार्ट 2, उसमें हम सेल के शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, सेल के साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, सेल के नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आगे हम जो सेल की नेचर के बेसिस पे कहते हैं कि कितने तरह के सेल्स हमारे पास होते हैं, कि प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं, यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और आगे जो कमिंग पार्ट 2 आ रहा है उसका इंतजार करें। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।